हेलो और नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छा होंगे और अच्छा कर रहे होंगे बच्चों। मेरा नाम अभिषेक ओझा है और आप जिस चैनल के माध्यम से मुझे देख पा रहे हो उस चैनल का नाम है लैबमेट यूट्यूब चैनल। लैबमेट यूट्यूब चैनल लगातार मेडिकल के टॉपिक्स पे बहुत सारे वीडियोस लाते रहते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड होते हैं। तो चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर करिए, लाइक करिए। बाकी आज के सेशन का बात करें हम तो आज का हमारा सेशन होने वाला है सेल के ऊपर। हम आज बात करेंगे सेल अर्थात कोशिका की, विच इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी लिविंग थिंग, है ना। किसी भी लिविंग थिंग का बिल्डिंग ब्लॉक होता है सेल, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं सेल यानी कोशिका की। कोशिका क्या होता है, कोशिका का काम क्या है, ये सब हम बात करते हैं आज कोशिका की, ठीक है। तो जैसे हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करी थी, ठीक है, संगठन की स्तर की बात करी थी, उसमें हमने बात करी थी कि कैसे सेल में सबसे पहले एटम्स का आवश्यकता होता है, परमाणुओं का। परमाणु से मॉलिक्यूल अर्थात अणु बनते हैं। अणुओं से सेल्स यानी कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिकाओं से बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, टिश्यू को बनाती हैं, और बहुत सारे ऊतक ऑर्गन यानी अंगों को बनाते हैं, और बहुत सारे अंग सिस्टम अर्थात तंत्र को बनाते हैं, और बहुत सारे तंत्र मिलकर ह्यूमन बॉडी या मानव के शरीर की रचना करते हैं। ये बात हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन के स्तर प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट करी थी बच्चों। आज भी हम ऐसे ही इसका हमने आपको इसलिए समझा दिया कि आप सेल का महत्व समझ सको, ठीक है। तो आज बात करेंगे सबसे पहले डिफिनीशन या परिभाषा की। तो कुछ सेल का डिफिनीशन का है क्या है, तो सेल आर द फंडामेंटल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। लाइफ यानी जीवन के फंडामेंटल फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट को क्या बोलते हैं, हम लोग सेल बोलते हैं जी, ठीक है। लाइफ के फंडामेंटल फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट को हम लोग कोशिका बोलते हैं, ठीक है। कोशिका क्या है, फंडामेंटल यानी सैद्धांतिक, फंक्शनल का मतलब कार्यों के आधार पर, यानी कि कोशिका काम करता है तभी शरीर के सारे काम करते हैं। एक कोशिका का जो सिद्धांत होता है वही शरीर के सारे अंगों के, सारे कोशिकाओं के, सारे ऊतकों के, सारे सिस्टम्स के यानी तंत्रों के, और सारे मानव शरीर का वही सिद्धांत होता है। और स्ट्रक्चर भी कोशिकाओं का जैसा स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से उस अंग का भी बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी की हो, ह्यूमन के ऑर्गन्स की हो, ह्यूमन के सिस्टम्स की हो। तो हम बेशक कह सकते हैं बच्चों कि सेल आर द फंडामेंटल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। आप एग्री करते हो कि नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अगर जो आपने और डिफिनीसन इसके जानते हो आप, तो उसको भी आप ड्रॉप आउट करिए ताकि मैं उसको देखूं और समझूं कि आप क्या क्या डिफिनीसन समझते हो, ठीक है। तो सेल क्या है, फंडामेंटल फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। सेल की स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी बोलते हैं, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। कोशिका की हिस्ट्री क्या है, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक का नाम सुने होंगे आप। 1665 में इन्होंने कॉर्क प्लांट के सेल से, ठीक है, कॉर्क नामक एक प्लांट होता है, उसकी कोशिकाओं की स्टडी करी उन्होंने और उसका नाम दे दिया सेल्यूलाई, ठीक है। सेल्यूलाई, कॉर्क सेल क्या थे, डेड सेल थे जो उन्होंने प्लांट का, ठीक है, कॉर्क एक प्लांट है उसका कोशिका लिया था जो मृत था, और उसका नाम उन्होंने बताया कि इसका नाम भैया क्या होगा, तो सेल्यूलाई नाम होगा। कब बताया था, तो 1665 में। किसने बताया था बच्चों, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क सेल से, कॉर्क प्लांट से कॉर्क सेल को निकाला था जो डेड सेल था, और उसे क्या करा उन्होंने, सेलुलाई नाम दिया था, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सेलुलाई नाम किसने दिया था, तो आप बेशक बोलोगे बच्चों रॉबर्ट हुक ने सर 1665 में दिया था। यानी सबसे पहले कोशिका की स्टडी किसने करी थी, तो रॉबर्ट हुक ने करी थी, ठीक है। देन रॉबर्ट हुक के बाद एंटोनी वान लीवेनहॉक आए, ठीक है। रॉबर्ट हुक 1665 में इन्होंने कोशिका के बारे में पढ़ा,
लेकिन एंटोनी वान लीeuwenhoek को याद करिए, जिनको हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। तो माइक्रोस्कोप का एंटोनी वान लीeuwenhoek ने माइक्रोस्कोप का सर्वप्रथम क्या किया था, उसका आविष्कार किया था। ठीक है, माइक्रोस्कोप को इन्वेंट करा था और अपने ही वो कब किया था, 1674 में इन्होंने कोशिकाओं को देखा था। ठीक है, अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकाओं को देखा था, जो लिविंग सेल्स थे, है ना, जीवित कोशिकाओं को देखा था। कौन कौन से, तो बैक्टीरिया को देखा था, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स को देखा था और स्पर्म सेल्स को देखा था। ठीक है, और इन्होंने ये जितने लिविंग सेल्स के सेल्स को देखा तो उसका नाम रख दिया एनिमलक्यूल। एनिमलक्यूल का मतलब एनिमल से इन्होंने इन सारी चीज़ों को देखा था, है ना, जंतुओं से देखा था। ठीक है, तो इसका नाम एनिमलक्यूल रख दिया। ठीक है, तो एंटोनी वान लीeuwenhoek ने क्या किया था, पहली बार माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन उन्होंने करा था। अपने ही माइक्रोस्कोप से उन्होंने बैक्टीरिया, आरबीसी और स्पर्म सेल के बारे में पढ़ा था, जो लिविंग सेल थे, और उसका नाम उन्होंने क्या बताया जी, एनिमलक्यूल बताया था, एंटोनी वान लीeuwenhoek इन 1674। ठीक है, रॉबर्ट हुक कब आए थे, तो 1665 में। उन्होंने एनिमलक्यूल डेड सेल्स को कॉर्क सेल नाम बताया था। ठीक है, कॉर्क सेल को उन्होंने बताया था जी, क्या नाम बताया था, सेलुलाई नाम बताया था। ठीक है, क्या नाम बताया था, सेलुलाई। लेकिन जो एंटोनी वान लीeuwenhoek हैं, उन्होंने एनिमलक्यूल नाम बताया। ठीक है, बैक्टीरिया, आरबीसी और स्पर्म सेल के ऊपर स्टडी करी उन्होंने, जो लिविंग सेल्स थे। ठीक है, देन देखिए रॉबर्ट ब्राउन आए थे। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन 1831, काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद रॉबर्ट ब्राउन 1831 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करा उन्होंने। ठीक है, कोशिका क्या है, बहुत छोटी होती है, कोशिका को नग्न आँखों से देख पाना संभव नहीं है, इसलिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो जब माइक्रोस्कोप नहीं थे तब जो है कि आप जैसे देखोगे कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया, विदाउट माइक्रोस्कोप की स्टडी करी, तो उन्होंने उसका नाम सेलुलाई रखा। उसके बाद जो है कि आ गए कौन, तो रॉबर्ट ब्राउन, एंटोनी वान लीeuwenhoek आ गए। उन्होंने क्या नाम बताया, एनिमलक्यूल नाम बताया कोशिकाओं को, और वो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किए तो बोले कि कोशिका में क्या है, हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। मतलब कि कोशिका में क्या दिख रहा है, हनी कॉम्ब, जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकार दिख रहा है और उसके बीच में कुछ प्रेजेंट है। लेकिन जब रॉबर्ट हुक ने देखा था तो उनको बस ग्लोबुलर यानी सर्कुलर या ग्लोबुलर संरचना में कोशिका नजर आया था। तो ये डिफरेंस था। ठीक है, कि एक लोगों ने माइक्रोस्कोप का यूज़ किया तो उसके अंदर भी देख लिए, और दूसरे ने विदाउट माइक्रोस्कोप के देखा था लेंस का यूज करके, तो उनको जो है ये कोशिका की संरचना पता चली थी। अब जो है रॉबर्ट ब्राउन आए 1831 में, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पास मैग्नीफाइंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जूम करके देख सकता है, बहुत छोटी वस्तु को देखने की क्षमता रखता है। तो कोशिका की सबसे छोटी कोशिका एक खुद छोटी है, उसमें से उसकी भी छोटे ऑर्गन है, उसके छोटे पार्ट हैं, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल, गल्गी बॉडी, लाइसोसोम। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, सेल वॉल, ये सब चीज़ों को किसने देखा जी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के बहुत सारे पार्ट को, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल और गोल्गी बॉडी को देखने का काम किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिकाओं के न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स और गोल्गी बॉडी को देखने का कार्य किया। ठीक है, क्लियर है बच्चों। ठीक है, उसके बाद सेल थियरी। सेल थियरी क्या होता है, तो देखो इसको दो वैज्ञानिकों ने सेल थियरी दी थी। ठीक है, सेल का जो है थियरी दिया था उन्होंने। क्या क्या था, कौन दो वैज्ञानिक थे, मैथियास जेकब सेल्डन, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, और 1838 में इन्होंने सेल थियरी दिया था। ठीक है, तो मैथियास जेकब सेल्डन, नाम याद रख लो बेटा, मैथियास जेकब सेल्डन, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट मतलब जिन्होंने प्लांट पे स्टडी किया था। ठीक है, तो प्लांट के बारे में जिन्होंने स्टडी किया था, और 1838 में उन्होंने बोला कि कोशिक सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर। सेल जो है वह बेसिक यूनिट है। ठीक है, निर्माण का बेसिक यूनिट है, किसके, प्लांट के, पौधों का जो स्ट्रक्चर होता है
उसका उसका फॉर्मे उस स्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार कौन है? कोशिकाएं हैं। बेसिक यूनिट क्या है? मुख्य आधार क्या है? प्लांट के स्ट्रक्चर का, पौधों के जो ढांचा है उसका बेसिक आधार, भौतिक आधार, ठीक है, कौन है जी? तो कोशिका है। मैथियास जैकब शेल्डन ने बताया था, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे। तब आए थियोडर सेवान। थियोडर सेवान 1839 1839 में, एक साल बाद। जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे। फिजियोलॉजी का मतलब बताया था बच्चों, स्टडी अबाउट दी फंक्शन ऑफ ऑर्गन सेल्स, ठीक है, फंक्शन ऑफ ऑर्गन और सेल्स। तो अंगों और सेल्स, कोशिकाओं के कार्यों को स्टडी करने की प्रक्रिया को हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे यह। तो यह मानव शरीर के कार्य, अंगों के बारे में इन्होंने अध्ययन किया था, उसके कार्यों के बारे में अध्ययन किया था थियोडर सेवान ने 1839 में। और उन्होंने बोला कि डिफाइन द सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ एनिमल स्ट्रक्चर, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि जो सेल है वो सिर्फ प्लांट का ही नहीं, एनिमल का भी बेसिक स्ट्रक्चर है। भौतिक आधार किसका भी है? जो मानवों का, जो जंतुओं का शरीर होता है उसका ढांचाओं का मुख्य आधार जो है वो कोशिका है। कोशिका ही मानव के शरीर का, जीव जंतुओं के शरीर का स्ट्रक्चर कैसा होगा वही डिसाइड करती है, ठीक है। कोशिका ही उनके ढांचाओं को बनाने के कार्य करती हैं। तो डिफाइन उन्होंने, देखो थियोडर सेवान ने 1839 में बताया सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनिमल स्ट्रक्चर। 1838 में जैकब शेल्डन, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट हैं, उन्होंने बताया सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर। क्लियर है? ये है सेल थ्योरी, ठीक है। अब आते हैं सेल की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। रूडोल्फ वर्साव, ठीक है, रूडोल्फ वर्साव 1821 टू 1902, जो कि जर्मन फिजिशियन थे, डॉक्टर थे जर्मनी के। कौन? रूडोल्फ वर्साव। इन्होंने बोला कि इन्होंने सेल की एक हिस्ट्री दी और बोला कंक्लूडेड दैट सेल मस्ट बी अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो कोशिका का उद्भव हुआ है वो पुराने कोशिकाओं से हुआ है। यानी एक पुराना कोशिका ही नए कोशिकाओं को क्या करता है? अराइज करता है, उनका जन्म देता है। डिवीजन होता है इस कोशिकाओं का, देखते हो, मियोसिस डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, रेप्लिकेशन और बैंड डिफिजन, ये सब होता है ना। तो एक कोशिका दूसरे कोशिकाओं को बनाने का काम करती है, एक कोशिका दूसरे कोशिका का निर्माण करती है। यही बताया उन्होंने, कौन? रूडोल्फ वर्साव ने, कि सेल मस्ट बी अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। ओके, अब कोशिका के शेप और साइज की बात करेंगे बच्चों। शेप और साइज क्या होगा? तो सेल देखो, सेल कैन बी 0.001 mm एंड 6 to 12 इंचेस तक हो सकती है। कोशिका जो है 0.001 mm नैनोमीटर से 6 से 12 इंचेस तक ये हो सकती हैं, ठीक है, इनकी साइज हो सकती है। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है जी? तो माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा क्या है? स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा जो है लार्जेस्ट सेल है हमारे पृथ्वी पर, और स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल, लंबा सेल को क्या है ह्यूमन बॉडी का? तो है नर्व सेल्स, ठीक है। नर्व सेल्स, नर्वस सिस्टम, शरीर में जो है कि मस्तिष्क से लेके पैर तक इसे ये क्या है? फैला होता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम के नर्व्स जो है वो चारों जगह एक्टिव होते हैं। तो आप वही जानोगे कि लॉन्गेस्ट सेल क्या है हमारे ह्यूमन बॉडी का? तो नर्व सेल्स है, ठीक है। लार्जेस्ट सेल क्या है? ठीक है, लार्जेस्ट सेल क्या है ह्यूमन बॉडी का? तो है एग, बड़ा, ठीक है। लॉन्गेस्ट मतलब लंबा, लार्ज मतलब बड़ा। तो बड़ा कोशिका क्या है ह्यूमन बॉडी का? मानव शरीर का सबसे बड़े कोशिका का नाम एग है, एग, फीमेल का, ठीक है। इसको ओवा भी बोलते हैं, ठीक है। फीमेल में जो ओवा होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का। स्मॉलेस्ट सेल क्या है ह्यूमन बॉडी का? तो मानव का स्पर्म सेल जो है, ठीक है। पुरुषों में जो स्पर्म सेल पाए जाते हैं उनको हम स्मॉलेस्ट सेल बोलते हैं ह्यूमन बॉडी का। क्लियर है बच्चों? ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो सेल के शेप, 3 प्रकार के शेप के आधार पे ये होते हैं, स्फेरिकल, बाइकॉनकेव और स्पेंडल शेप में। स्फेरिकल मतलब गोलाकार, बाइकॉनकेव मतलब डिस्क शेप में, मतलब गोलाकार होगा कि
किनारों पे क्या होगा, किनारे पे मोटे होंगे, बीच में पतला होगा, पेरिफेरी में थिन, बीच में पेरिफेरी में थिक और सेंटर में थिन। स्पिंडल क्या डमरू के आकार का होगा। ठीक है। सेल के टाइप, सेल के जो प्रकार हैं वो नंबर के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब जिसमें ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं और एक कोशिका, है ना। सेल नंबर के आधार पर कोशिकाएं जो मल्टी सेलुलर होती हैं और यूनिसेलुलर होती हैं। ठीक है, बहु कोशिका और एक कोशिका। ठीक है। अब डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं बच्चों। प्रोकैरियोट क्या होता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट बताने की ज़रूरत है नहीं, आप इंटर में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। प्रोकैरियोट मतलब क्या होगा, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोट का मतलब होता है सेल। ठीक है, या न्यूक्लियस भी होता है, जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है या जिसका न्यूक्लियस एब्सेंस होता है उसे प्रोकैरियोट बोलते हैं। यू मतलब ट्रू और कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस। तो जिसका न्यूक्लियस ट्रू होता है या जिसका न्यूक्लियस डेवलप होता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक यूजली जो है वो आपके बैक्टीरिया और आर्की होते हैं, और यूकैरियोटिक एनिमल और प्लांट के सेल्स होते हैं। ठीक है। और ये देखोगे एक तरह से तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं प्रोकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक जो है यूनिसेलुलर होते हैं, और यूकैरियोटिक मैक्सिमम मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इनके डिफरेंस की। तो ये इधर देखिए कैरेक्टरिस्टिक मैंने राइट डाउन करा है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो साइज ऑफ सेल, सेल की साइज टिपिकली 0.2 टू 2.0 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, डायमीटर पे किसकी, तो प्रोकैरियोटिक की। लेकिन इससे बड़ी होती है यूकैरियोटिक की, क्योंकि यह मल्टी सेलुलर होते हैं। तो यह 10 टू 100 माइक्रोमीटर होते हैं डायमीटर में। ठीक है, इनके एग्जाम्पल देख लिए तो बैक्टीरिया और आर्की प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल हैं, और यूकैरियोटिक के एनिमल और प्लांट्स। न्यूक्लियस देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। यही इसका डिफिनीसन भी है, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है वो प्रोकैरियोटिक, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो यूकैरियोटिक। ठीक है। अब मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेन वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये हैं आपके मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स। ठीक है। फ्लैजेला, फ्लैजेला जो है कंसिस्ट होता है दो प्रोटीन से, बिल्डिंग ब्लॉक से। ठीक है, कंसिस्ट करता है 2 प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक, और यूकैरियोटिक में कॉम्प्लेक्स होता है, मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोटीन पाए जाते हैं, और मल्टीपल माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं यूकैरियोटिक में। ठीक है। सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट होता है, और केमिकल कॉम्प्लेक्स होते हैं बैक्टीरिया में, जैसे आप सुनेंगे म्यूकोपॉलीपेप्टाइड। ठीक है, एन एसिटिल म्यूकोपॉलीपेप्टाइड से बैक्टीरिया का क्या होता है, सेल वॉल बना हुआ है। तो वैसे ही आप पढ़ोगे, इधर आओगे। ठीक है, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड या एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड से बैक्टीरियल सेल वॉल बना है। तो जब आप यूकैरियोटिक सेल में आओगे तो मल्टीपल माइक्रोट्यूबुल। ठीक है। वन इसमें क्या होता है, प्लांट और फंजाई में क्या होता है, सेल वॉल केमिकली बने होते हैं उनके सेल वॉल, जैसे काइटिन से बना होगा फंगाई का जब आप पढ़ोगे, या प्लांट का ही पढ़ोगे तो हो सकता है काइटिन से उसके सेल वॉल का क्या हुआ है, वो फॉर्मेशन हुआ हो। ठीक है, यह एसिटिल म्यूरामिक एसिड से बैक्टीरिया का होता है। ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ स्टेरॉइड प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में कोई साइटोस्केलेटन या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं पाई जाती है प्रोकैरियोटिक में, और साइटोस्केलेटन और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। राइबोसोम स्मॉलर होते हैं प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में लार्जर होते हैं। सेल डिवीजन, इसमें बाइनरी फिजन होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में माइटोसिस। ठीक है, बाइनरी फिजन मतलब एक कोशिका होती है, 20 से कट जाती है, 20 से जो है डिवाइड हो जाती है, वो 2 हो जाते हैं। ठीक है, फिर वही दोनों 20-20 से कट के फिर 4 बना लेते हैं। यूकैरियोटिक में क्या होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे बनते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो प्रोकैरियोटिक में एक पाया जाता है, लेकिन वो भी क्रोमोसोम ट्रू नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में मोर देन
एक से ज़्यादा आपके क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मियोसिस में पाया जाता है यूकैरियोटिक के, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो कुछ इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल, प्रिमिटिव सेल दिखेगा आपको। ठीक है, यदि बैक्टीरियल सेल इसको भी बोलते हैं, आपसे क्वेश्चन आ सकता है बैक्टीरियल सेल का फिगर बनाइए या प्रोकैरियोटिक सेल का फिगर ड्रॉ करिए, तो ऐसे होगा। ये देखिए पीलस होते हैं। ठीक है, देन ये कैप्सूल, सेल वॉल जो है कैप्सूल के जस्ट नीचे होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ होता है, तो सेल वॉल के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, न्यूक्लियाई डीएनए देखिए, फ्रेगमेंटेड डीएनए ऐसे दिख रहे हैं आपको। साइटोप्लाज्म, यह साइटोप्लाज्म येलोविश कलर का दिख रहा है। ठीक है, राइबोसोम भी देखिए, ये डॉट डॉट राइबोसोम दिख रहे हैं, और ये है फ्लैजेला, जिस फ्लैजेला के वजह से यह क्या होता है, मोटाइल होता है। एक फ्लैजेला है तो इसको बोलते हैं मोनोट्राइकस। ठीक है, अब ये है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, तो आप देखेंगे प्रोकैरियोटिक की अपेक्षा इसमें ज़्यादा ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, ज़्यादा पार्ट है। ठीक है, जैसे देखें बात शुरुआत करें हम लोग, तो आपका जो है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आप देखो ये माइक्रोबिलाइज है। ठीक है, माइक्रोबिलाइज के बाद से आप देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये है। ठीक है, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स हैं, माइक्रोट्यूबुल्स हैं, साइटोप्लाज्म है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, या गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये वाला है। ठीक है, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियस भी है। ठीक है, माइट्रोकांडिया है यहाँ पे। ठीक है, कुछ चीज़ें इधर हैं, देखिए न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइक्रोट्यूब्यूल, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल, माइट्रोकांडिया, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और राइबोसोम, ये यूकैरियोटिक सेल है। अब इनके फंक्शन यानी कार्य देख लेते हैं जी, वरना क्लासेस लंबी हो जाएगी, फिर आपको समझ नहीं आएंगे। ठीक है, फंक्शन क्या है कोशिकाओं का, तो यह प्रोवाइड करता है सपोर्ट और स्ट्रक्चर टू द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी बॉडी को सपोर्ट भी करता है, ढांचा भी बनाने का काम करता है ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, अनवांटेड मटेरियल को डाइजेस्ट करने का काम या किल करने का भी काम करता है। जैसे आप सुनोगे कि WBC जो है वो क्या करती हैं, अनवांटेड मटेरियल से लड़ने का काम करती हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस, बहुत सारे सबस्टेंसेज को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स है देखेंगे आप, प्रोटीन का भी कैरियर होता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करने का काम करता है। ठीक है, बहुत सारे हार्मोन और एंजाइम्स को जो है कैरी करता है, न्यूट्रिशन को कैरी करता है। ठीक है, देन रिप्रोडक्शन के लिए भी कोशिकाएं ही जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन देखते हो, ऑक्सीजन जो है आगे जाके ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन कोशिकाएं लेके आती हैं, और वो एनर्जी के साथ ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करती हैं, एनर्जी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एनर्जी से कोशिकाएं अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी पूरा करती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर रेड ब्लड सेल लेके आ जाता है एल्बोलाई में, एल्बोलाई से हमारे नाक के थ्रू बाहर आ जाता है। तो एनर्जी प्रोडक्शन में भी काम है इसका, और वेस्ट के एक्सक्रीशन में भी काम है हमारी कोशिकाओं का। ग्रो फैसिलिटेट करता है ग्रोथ ऑफ माइटोसिस को, माइटोसिस के ग्रोथ को फैसिलिटेट करने का भी काम हमारा कौन करता है, कोशिका करता है। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। कंटेंट्स में अगर जो कुछ भी छूट रहा है बच्चों, तो बेझिझक मुझे बताइए। ठीक है, जिससे मैं क्या कर सकूँ, कुछ भी ऐसे मुझे लग रहे हैं कि चेंजेज लाने चाहिए, तो मैं वो ट्राई करूँगा कि वो चेंजेज जो है करे जाएँ। बाकी आप मुझे फीडबैक देना ना भूलिए। आप मुझे तब तक बताते चलो कि जो ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल क्या है। ठीक है, और बताएंगे अर्थ पे लार्जेस्ट सेल कौन सा पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।